हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज। आई होप आप सब लोग अच्छे हो और मज़े में हो। कॉल मी डैडी का फर्स्ट पार्ट सुनकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस फैन फिक्शन में उयुवुक्शा एक बार मरकर दोबारा जन्म लेकर आया है। पर क्या उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद है? देखते हैं इस फैन फिक्शन के सेकेंड पार्ट में क्या होता है। जब तक सीजू स्कूल से घर वापस आया तब तक लानवांगजी वही इनकी फ़ोटोज़ को फिर से छुपा चुका था। रात को खाना खाते टाइम सीजुई ने देखा कि लानवांगजी चुपचाप है। उसने उसे डांटा भी नहीं। उसने धीरे से कहा, डैड आई एम सॉरी, पर वो आपके बारे में उसने मुझे कहाँ देखा था? लानवांगजी ने इंटरप्ट करते हुए पूछा। स्कूल मैगज़ीन में। आज हमें स्कूल मैगज़ीन मिला है जिसमें आपकी फ़ोटो है। आपने पिछले साल एनुअल डे पर एक स्पीच दिया था ना, उसके क्लास के किसी बच्चे ने उसे बताया होगा कि मैं आपका बेटा हूँ, सीजुई ने कहा। लानवांगजी ने कुछ नहीं कहा। उसे शांत देखकर सीजुई ने पूछा, डैड क्या आपने मुझे एडॉप्ट किया था? एडॉप्ट? क्यों? लानवांगजी ने हैरान होकर पूछा। नहीं, ऐसे ही, सीजुई ने सर झुका लिया। सब कहते हैं कि मैं किसी भी एंगल से आप जैसा नहीं दिखता हूँ, और आपने तो शायद कभी शादी ही नहीं की। हमारे घर में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे देखकर लगे कि कभी कोई लेडी यहाँ रहती थी। और मैंने कभी तुम्हें ठीक से प्यार नहीं दिया? लानवांगजी ने पूछा। तो कभी अगर तुम्हारे असली डैड तुम्हें लेने आते हैं तो तुम उनके साथ चले जाओगे? डैड, अब सच में मेरे असली डैड नहीं हो? सीजुई ने डर कर पूछा। लानवांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया तो सीजुई ने पूछा, आपने मुझे कहाँ से एडॉप्ट किया था? क्या मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स जिंदा नहीं हैं? क्या सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही पेरेंट्स होते हैं? तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा डैड, इससे ज़्यादा सच और कुछ नहीं है। लानवांगजी उठकर खड़ा हो गया। उसके जाने के बाद सीजुई बहुत देर तक खाना लेकर बैठा रहा। वो अब 17 साल का हो गया है। अगर वो अडॉप्टेड है तो उसके डैड को उसे अब तक वो सब बता देना चाहिए था, पर उसके डैड ने उसे अडॉप्ट क्यों किया था? वो तो इतने बिजी रहते हैं, उनके पास तो फ्री टाइम भी नहीं है। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार है, ऐसा भी नहीं लगता है। क्या उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को वो जानते थे? रात को स्कूल बैग पैक करते टाइम सीजुई के हाथ से एक पेंसिल गिर गई और वो पेंसिल रोल होकर एक कोने में जाकर पहुंची। सीजुई उसे उठाने गया तो उसे कोने में एक पेपर गिरा हुआ दिखा। शायद वो कोई फोटोग्राफ है। सीजुई उस पेपर को उठाकर पलटता है। वो एक फ़ोटो ही है और उस फोटो को देखकर सीजुई की आंखें खुली की खुली रह गई। उस फोटो में लानवांगजी और उक्शा एक साथ है। उक्शा एकदम खुलकर मुस्कुरा रहा है और वो सीजुई के डैड के गोद में बैठा है। सीजुई के डैड उसकी कमर को टाइटली हग करके मुस्कुरा रहे हैं। उसके डैड मुस्कुरा रहे हैं? उसने तो कभी उन्हें ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। अरे, डैड तो कितने यंग लग रहे हैं। उसने देखा उसके डैड उस फोटो में सच में यंग है। तो फिर उन्हें ये उक्शा कहाँ मिला? सीजुई ने अच्छे से देखा तो उसे पता चला कि जिस चीज़ को अब तक वो एक फ्लावर का बुके समझ रहा था, वो एक्चुअली कपड़ों में लपेटा हुआ एक बच्चा है। उक्शा एक न्यूबॉर्न बेबी को बाहों में लेकर उसके डैड के गोद में बैठा है। ये कैसे हो सकता है? सीजू ने फ़ोटो को पलट कर देखा तो फ़ोटो के पीछे उसे एक डेट लिखा हुआ दिखा। इसी डेट पर तो वो पैदा हुआ था। उस टाइम उक्शा तो शायद पैदा भी नहीं हुआ था। यह आदमी उक्शा नहीं हो सकता। पर क्या ये बेबी वो खुद है? तो जिस इंसान ने उसे प्यार से अपने बाहों में ले रखा है वो कौन है? और वो उक्शा की तरह क्यों दिखता है? तो क्या उक्शा इनका बेटा है? तो फिर वो कौन है? उसके पेरेंट्स कौन है? सीजू ने फिर से अपने डैड के फ़ोटो को देखा। उसके डैड भी कभी मुस्कुरा सकते हैं, ये तो उसे पता ही नहीं था। बहुत याद करके भी उसे ऐसा कोई दिन याद नहीं आया जब उसने अपने डैड को हंसते हुए देखा हो। और बहुत याद करके भी उसे उसके डैड के गोद में बैठा हुआ आदमी याद नहीं आया। क्या उसके डैड की खुशियाँ इस आदमी से जुड़ी हुई है? सीजू चलकर अपने डैड के रूम के बाहर जाकर खड़ा हुआ। नॉक करने पर उसके डैड ने उसे अंदर आने के लिए कहा। सीजू हेजिटेट करते हुए अपने डैड के सामने जाकर खड़ा हुआ। डैड, ये कौन है? उसने फ़ोटो को आगे करते हुए पूछा। फ़ोटो देखकर लानवांगजी चौंक गया। वो इतना लापरवाह कब से हो गया कि उसे फ़ोटो का गिरना पता नहीं चला। लानवांगजी को चुप देखकर सीजू ने दोबारा नहीं पूछा। उसे पता है कि अगर उसके डैड कुछ नहीं बताना चाहते हैं तो उनसे वो बात निकलवाना पॉसिबल नहीं है।
वो वापस जाने लगा। तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड और मेरा हस्बैंड, लान वांगजी बोल उठा। सीजू चौंक कर पीछे मुड़कर देखता है। मेरे डैड और आपके हस्बैंड? कहाँ है वो? और वो वुक्शियाँ, वो कौन है? लान वांगजी एक गहरी सांस छोड़ता है। सीजुई, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर मुझे पता नहीं था कि तुमसे ये सब कैसे कहूँ। अगले दिन लान वांगजी फिर से स्कूल जाकर पहुँचा। उसे वुक्शियाँ के पेरेंट्स से मिलना है। उसे उसके डैड के बारे में पता करना है। वुक्शियाँ के डैड नहीं आए थे, पर उसकी माँ आई हुई थी। लान वांगजी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इंसान वुक्शियाँ की माँ हो सकती है। उसके डैड बिजनेस के काम से बाहर गए हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। वेनचिंग ने प्रिंसिपल से कहा, आप वुक्शियाँ को बुला लीजिए, वो अभी मिस्टर लान से माफ़ी मांगेगा। लान वांगजी कुछ बोल नहीं पाया। वो तो ऐसे भी कम बोलता है। उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसने सोचा था कि वुक्शियाँ वेइंग का बेटा है, पर वो तो वेनचिंग का बेटा है। पर वेनचिंग का बेटा एकदम एग्जैक्टली वेइंग की तरह क्यों दिखता है? वेइंग अपने भाई बहन से बहुत क्लोज था। वो लोग रेगुलर बातें करते थे। लान वांगजी भी उनसे मिलता था, पर उस एक्सीडेंट के बाद सब बिछड़ गए। लान वांगजी ने भी जॉब और शहर चेंज कर लिया। किसी से भी उसका कोई कनेक्शन नहीं रहा। पहले जब भी वो वेनचिंग से मिला है, हर बार उन दोनों ने अच्छे से बात की है, पर आज उन दोनों के बीच एक अजीब फासला है। आज वेनचिंग उसे एक अजनबी की तरह मिली। उसे अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं चाहिए थे। वो बस चाहती थी कि उसका बेटा लान वांगजी से माफ़ी मांग ले, तो ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाए। अपनी माँ के सामने वुक्शियाँ बहुत वेल बिहेव था। अपनी माँ के कहने पर वो लान वांगजी के सामने सर झुकाकर खड़ा हुआ। आई एम सॉरी मिस्टर लान, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। लान वांगजी ने बस नोट किया। अगर वुक्शियाँ वेइंग का बेटा है, तो वो उसका भी बेटा जैसा ही है। वुक्शियाँ का सब कुछ वेइंग के जैसा है। शायद इसीलिए उसे लान वांगजी हॉट लगा। वेइंग भी बात बात पर अपने हस्बैंड के हॉटनेस के बारे में बोलता रहता था। सीजुई को भी बुलाया गया था। वो वेनचिंग को देखे जा रहा था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, पर वो पूछ नहीं पा रहा था। जब वुक्शियाँ ने माफ़ी मांग लिया, तब उसे भी माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। सॉरी वुक्शियाँ, सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई थी। वेनचिंग सीजुई को देखती रही। इस बच्चे को उसने अपने हाथों से डिलीवर किया था। वो उसके दोस्त वेइंग का बेटा है। रिश्ते में वो उसकी चाची है। पर आई एम सॉरी मैम, सीजुई ने फिर से कहा। इट्स ओके बेटा, वेनचिंग ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा। फिर कभी मारपीट मत करना। किसी भी बच्चे को सस्पेंड नहीं किया गया, क्योंकि दोनों के पेरेंट्स इस बात को और नहीं बढ़ाना चाहते थे। वेनचिंग अपने बेटे से अलग से बात करना चाहती थी। प्रिंसिपल से परमिशन लेकर वो उसके साथ बाहर जाने लगी। डॉक्टर वेन, लान वांगजी ने कहा, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। क्या आपके पास थोड़ा टाइम होगा? पहले मैं आसियान से बात कर लूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगी, कहकर वेनचिंग चली गई। लान वांगजी भी अपने बेटे को लेकर निकल गया। डैड, आप उन्हें जानते हैं? क्या वो मेरी भी? सीजुई पूछने लगा तो लान वांगजी ने उसे इंटरप्ट किया। नहीं, उनके नर्सिंग होम में तुम पैदा हुए थे। वो वेइंग की फ्रेंड है और तुम्हारी चाची। ओह, सीजुई निराश होकर बोलता है। पर डैड, उनका बेटा आपके हस्बैंड की तरह क्यों दिखता है? क्या वो भी आपके हस्बैंड का बेटा है? यही बात तो लान वांगजी को समझ नहीं आ रही है। उसने कहा, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। अब तुम अपने क्लास के लिए जाओ। ओके डैड, सीजुई जाने लगा। लान वांगजी ने उसके पीछे से कहा, मेरे हस्बैंड तुम्हारे फादर है, तुम्हें उनके बारे में रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। सीजुई रुक गया। वो अपने फादर का डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता है, पर यह सब कुछ उसके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड है। उसके डैड गे है, ऐसा उसने कभी उम्मीद नहीं किया था। कल अगर वो वुक्शियाँ की बातों को इग्नोर कर देता और उसे ना मारता, तब तो शायद उसे अपने बायोलॉजिकल डैड के बारे में भी पता नहीं चलता। पता नहीं वो कैसे इंसान थे। सीजुई अपनी क्लास की तरफ जाने लगा। स्कूल में उसका ये लास्ट ईयर है, पर अभी तो पूरा साल उसे स्कूल आना है। वो वुक्शियाँ भी इसी स्कूल में रहेगा। पहले उसे कुछ पता नहीं था, पर अब तो उसे हर रोज़ उस वुक्शियाँ का चेहरा देखना पड़ेगा, और उसका चेहरा बिल्कुल उसके बायोलॉजिकल फादर की तरह है। और उसने डैड को हॉट कहा। उसने कहा था
कि उसे देखते ही उसके डैड को उससे प्यार हो जाएगा। क्या उसे पता है कि वो लान वांगजी के मरे हुए हस्बैंड की तरह दिखता है? क्या उसे ऐसे बहुत कुछ पता है जो सिजुई नहीं जानता है? क्या ये उक्शिया तुम्हारा बेटा है? लान वांगजी ने पूछा। वेनचिंग लान वांगजी की आंखों में देखती है, फिर बोलती है, हाँ, उसे मैंने ही पैदा किया है। तो वो लान वांगजी हेजिटेट करता है। वेनचिंग जानती है कि इसके बाद उससे क्या सवाल पूछा जाएगा। अब एक बार फिर वेइंग के साथ उसके रिश्ते पर उंगली उठाई जाएगी। उसे और वेइंग को दोनों को ही धोखेबाज कहा जाएगा। उसने कहा, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं था, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? नहीं करोगे ना? तो फिर ऐसे सवाल पूछो ही मत। मैं वो नहीं पूछ रहा था, लान वांगजी ने कहा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या उक्सिया का बायोलॉजिकल डैड वेइंग है? तुमने तो वही सवाल पूछा, वेनचिंग ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, मेरा सवाल अलग है, लान वांगजी ने कहा। अगर उक्शिया की माँ कोई और होती तो मैं सोचता कि वेइंग ने मुझे धोखा दिया होगा, पर तुम वेइंग के भाई की वाइफ हो। तुम्हारे साथ वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये मुझे पता है। मैं बस ये पूछ रहा था कि क्या उसने तुम्हें माँ बनने में मदद की थी, जैसे मिस ई प्रेग्नेंट हुई थी? आसियान का बायोलॉजिकल डैड जियांग चिंग है, वेनचिंग ने कहा। तो उसका सरनेम जियांग क्यों नहीं है? लान वांगजी ने पूछा। क्योंकि जियांग चिंग को लगता है कि मैंने उसे धोखा दिया है। उसने आसियान को अपना बेटा नहीं माना और हमारा डिवोर्स हो गया है, वेनचिंग ने कहा। तुमने उसका नाम उक्शिया क्यों रखा? लान वांगजी ने पूछा। मैंने नहीं, उसकी बुआ ने उसका नाम रखा है, वेनचिंग ने जवाब दिया। यानली दीदी कैसी है वो? लान वांगजी ने पूछा। ठीक ही है, वेनचिंग ने कहा, पर उनको कुछ भी याद नहीं है। वेनचिंग, तुम्हें क्या लगता है उस दिन क्या हुआ था? लान वांगजी ने पूछा। पता नहीं, वेनचिंग ने कहा। अगर दीदी एक बच्चा गोद में लेकर किनारे पहुंच पाई तो उक्शिया के जैसे एक्सपर्ट स्विमर कैसे डूब गया, ये मुझे कभी समझ नहीं आया। तुम्हें लगता है कि वेइंग उस दिन डूबकर मर गया था? लान वांगजी ने पूछा। हाँ, उस दिन वो मर गया था, वेनचिंग ने जवाब दिया। तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रही हो? लान वांगजी ने पूछा। इस सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, तुम बस अपने दिल का दरवाजा खुला रखना, वेनचिंग ने कहा। रात को डिनर टेबल पर सिजुई ने पूछा, डैड, वो कैसे इंसान थे? कौन? ओ, तुम अपने पापा के बारे में पूछ रहे हो? लान वांगजी ने कहा। हाँ, सिजु हेजिटेट करते हुए पूछता है। मेरे पापा कैसे थे? बहुत लाइवली, बहुत एनर्जेटिक, बहुत प्यारा और बहुत प्यारी, लान वांगजी ने जवाब दिया। उसका वेइंग बहुत खूबसूरत और बहुत सेक्सी था, पर अपने बेटे के सामने वो उसको ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। उसने कहा, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे। वो जिंदा होता तो तुम्हारी बहुत अच्छे से ख्याल रखता। डैड, आप दोनों की लव मैरिज थी? सिजुई ने पूछा। आज शायद उसके डैड उसके सवालों का जवाब दे देंगे। लान वांगजी ने जवाब दिया। क्या पापा ने आपको पटाया था? सिजुई ने पूछा। नहीं, लान वांगजी ने जवाब दिया। मैंने ही उसे पटाया था। सिजुई हैरान होकर देखता है, फिर पूछता है, तब आप दोनों कितने बड़े थे? क्या आप लोग कॉलेज में थे? लान वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। सिजुई को लगा कि उसने शायद कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछ लिया है। उसके डैड और कोई जवाब नहीं देंगे, पर उसे हैरान करते हुए लान वांगजी बोल उठा, हम दोनों 11th स्टैंडर्ड में थे। 11th स्टैंडर्ड? सिजुई थोड़ा सोचकर पूछता है। तो क्या उस टाइम पापा बिल्कुल उक्शिया की तरह दिखते थे? लान वांगजी ने धीरे से जवाब दिया। डैड, आप श्योर हो कि वो मेरा भाई नहीं है? सिजुई ने पूछा। सिजुई, लान वांगजी ने कहा, वो तुम्हारे चाचा जी का बेटा है, उस हिसाब से वो तुम्हारा भाई ही है। ओह हाँ, सिजुई ने कहा। उसे यह बात कॉन्विंसिंग लगा। कोई लड़का अपने अंकल के जैसा दिख ही सकता है। उसने और कुछ नहीं पूछा, पर लान वांगजी को पता है कि यह पॉसिबल नहीं है। वेइंग और जियांचेंग ब्लड रिलेटेड भाई नहीं है, इसलिए जियांचेंग के बेटे का वेइंग के जैसा दिखने का कोई लॉजिक नहीं है। सिजुई शुरू में उक्शिया को अवॉइड करना चाहता था, पर उक्शिया का चेहरा ऐसा था कि वो चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाया। हाय सिजुई, उक्शिया ने उसे देखकर कहा। उक्शिया,
शिजुई रुक कर पूछता है। तुम्हारा चोट कैसा है? उफ, कितनी जोर से मारा था तुमने, उक्ष्यान ने हंसकर कहा। पर अब ठीक है, पेन किलर्स ले रहा हूँ। उस दिन तुम बोल रहे थे कि मैं अपने डैड के जैसा नहीं दिखता हूँ, तो क्या तुम अपने डैड के जैसे दिखते हो? शिजुई ने पूछा। मैं किसी की तरह नहीं दिखता हूँ, उक्ष्यान ने प्राउडली कहा। मैं बिल्कुल यूनिक पीस हूँ। मेरी बुआ बोलती है कि मैं सबसे सुंदर हूँ। शिजु उक्ष्यान की तरफ देखता है। सुंदर तो वो है ही, मुस्कुराते हुए वो और भी सुंदर दिख रहा है। और जब वो कोई गलत बातें नहीं कर रहा है तब उसकी वॉइस में एक वार्मथ महसूस हो रही है। क्या उसके पापा भी ऐसे ही बात करते थे? धीरे धीरे कुछ दिनों में उक्ष्यान के साथ शिजु की दोस्ती हो गई। उक्ष्यान ने फिर कभी लानवांगजी के बारे में कुछ और नहीं कहा। वो बस कभी कभी बातों बातों में उसके बारे में पता कर लेता है। वो दोनों कजिन्स हैं। शिजु ने इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं किया, क्योंकि लोगों को ये पता चलने पर वो लोग इस बारे में डिटेल्स में पूछेंगे और तब उसे अपने पापा के बारे में भी बोलना पड़ेगा। अगर उसके डैड ने इतने सालों से किसी को अपने हस्बैंड के बारे में नहीं बताया है तो उसे भी उस बारे में किसी के सामने बात नहीं करनी चाहिए। वो लानवांगजी का बेटा है, यही उसकी पहचान है। जो इंसान उसके पैदा होते ही मर गए थे, उनके बारे में बात करके क्या फ़ायदा। उक्ष्यान को पानी से डर लगता है, इसलिए उसे स्विमिंग क्लास से छूट मिलती है। जब उसके क्लास के बाकी के बच्चे स्विमिंग करते हैं तब वो दूर बैठकर स्केच करता है। आज भी वो ऐसे ही स्केच कर रहा था। आज उसने बनाया चहल पहल से भरा एक स्विमिंग पूल। पूल से निकलकर उसके क्लासमेट्स आकर उसकी बनाई हुई स्केच देखने लगे। स्केच में खुद को और अपने दोस्तों को देखकर वो लोग एक्साइटेड हो गए और सब बारी बारी से उस स्केच को देखने लगे। तभी हवा का एक झोंका आकर उस ड्राइंग को उड़ा ले गया। पेपर पूल की तरफ जा रहा है देखकर उक्ष्यान दौड़कर अपने स्केच को पकड़ने गया। उसने पेपर को पकड़ ही लिया था कि पूल के साइड में गिरे पानी से स्लिप होकर वो पूल में जाकर गिरा। उसे जल्द ही पानी से निकाल लिया गया था, पर तब तक उसे पैनिक अटैक आ गया था। जल्द ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। स्कूल के बाद शिजुई उसे देखने हॉस्पिटल गया। उक्ष्यान को होश नहीं था, उसे तेज बुखार था। बुखार की हालत में वो बीच बीच में कुछ बोल रहा था, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा था। शिजुई को उसके लिए बुरा लग रहा था। उसे पता चला कि उसकी माँ को आने में टाइम लगेगा। शिजुई ने अपने डैड को कॉल करके बुला लिया। लानवांगजी थोड़ी देर में हॉस्पिटल आकर पहुंचा। उक्ष्यान का फीवर तब भी कम नहीं हुआ था। उसे ड्रिप दिया जा रहा था। लानवांगजी धीरे से जाकर उसके पास खड़ा हुआ। उक्ष्यान हिल उठा और उसने कुछ कहा। क्या बोल रहा है वो? लानवांगजी ने नर्स से पूछा। पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा है, नर्स ने कहा। कुछ देर चुप रहने के बाद जब उक्ष्यान ने फिर से कुछ कहा तब लानवांगजी खुद ही झुककर उसकी बात को सुनने की कोशिश करता है। लाजा, लाजा, लाजा। लानवांगजी स्टैचू बन गया। ये तो उसी का नाम है। बचपन में उसकी माँ उसे इस नाम से बुलाती थी और उसके बाद सिर्फ वही ही उसे इस नाम से बुलाता था। पिछले 17 सालों में किसी ने ये नाम नहीं लिया। इस लड़के को ये नाम कहाँ से पता चला? झुकने के लिए लानवांगजी ने बेड के ऊपर हाथ रखा था। अचानक उसे अपने हाथ पर गर्म कुछ महसूस हुआ। उक्ष्यान ने उसका हाथ पकड़ लिया है। लानवांगजी की बॉडी स्टिफ हो गई। उसे सालों पुरानी एक बात याद आ गई। बारिश में ज़्यादा भीगने की वजह से वो एक बीमार हो गया था। उसे तेज बुखार था। बेहोशी की हालत में वो ऐसे ही लानवांगजी का नाम ले रहा था। लानवांगजी ने उस दिन रात भर उसकी सेवा की थी। बुखार थोड़ा कम होने पर वो एक लानवांगजी का हाथ पकड़कर ही सो गया था। नर्स ने नोटिस किया कि लानवांगजी का हाथ पकड़कर उक्ष्यान थोड़ा रिलीव्ड हुआ है। उसने एक स्टूल आगे करते हुए पूछा, क्या आप उसके डैड हैं? लानवांगजी ने गर्दन हिलाया। वो मेरे दोस्त का बेटा है। ओह, नर्स थोड़ा डिसअपॉइंट हुई। पर क्या आप थोड़ी देर उसके साथ बैठ सकते हैं? आपके आने से पेशेंट को अच्छा फील हो रहा है। डैड, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ, कहकर शिजुई रूम से निकल गया। लानवांगजी बिना हिले उक्ष्यान का हाथ पकड़कर बैठा रहा। आज वो पहली बार इस लड़के को इतने करीब से और इतने अच्छे से देख रहा है। बहुत कोशिश करके भी उसे इस चेहरे पर कुछ ऐसा नहीं दिखा जो उसके वेइंग से अलग है। उसके चेहरे के तिल भी एग्जैक्ट सेम जगहों पर है, होंठ के नीचे, आँख के नीचे। ऐसा कैसे हो सकता है? और वो लाजान लाजान क्यों कर रहा था? लानवांगजी कितने देर वैसे बैठा था उसे पता नहीं चला।
वेनचिंग के आने से उसे होश आया। एम्बैरेस्ड होकर उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया। वेनचिंग, तुम आ गई? मुझे लगता है कि मुझे अब घर जाना चाहिए, उसने कहा। लानवांग जी, वेनचिंग ने कहा, मुझे पता है कि वो मेरा वोइंग नहीं है, वो तुम्हारा बेटा है, मतलब मैं उसका अंकल हूँ। मुझे ये बात हमेशा याद रहेगी, लानवांग जी ने कहा। वेनचिंग ने धीरे से कहा, तुम दोनों में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। ब्लड रिलेशन ही सब कुछ नहीं होता है, लानवांग जी ने कहा। सिजुई के साथ भी तो मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। सिजुई, अंदर आ जाओ। सिजुई जस्ट चाय लेकर आया ही था। लानवांग जी की बात सुनकर वो बाहर ही रुक गया था। बुलाए जाने पर वो रूम के अंदर गया। आंटी को चाय दो, लानवांग जी ने कहा। मैं घर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रुको, कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। आप जा रहे हो? आंटी कैसे अकेले? सिजुई बोलने लगा। तुम्हारी आंटी खुद एक डॉक्टर है, उन्हें कमज़ोर मत समझो, लानवांग जी ने कहा। हाँ सिजुई, अब मैं आ गई हूँ। अब तुम अपने डैड के साथ घर चले जाओ, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कॉल कर लूँगी, वेनचिंग ने कहा। वेनचिंग ने कॉल नहीं किया। सिजुई ही सुबह सुबह अपने डैड के साथ हॉस्पिटल पहुँच गया। नर्स ने कहा कि उक्सियाँ अब ठीक है, पर वो मुंह बनाकर लेटा हुआ है देखकर सिजुई ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें अभी भी कोई तकलीफ हो रही है? मॉम मुझे घर ले जाना चाहती है, क्योंकि स्कूल वालों ने कहा है कि मुझे कुछ दिन घर में रहना चाहिए, पर घर जाने से मेरे क्लासेस मिस हो जाएंगे, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, उक्सिया ने कहा। आसिया, वेनचिंग ने डांटते हुए कहा, तुम्हें रेस्ट और हेल्दी फूड की ज़रूरत है, हॉस्टल में तुम्हें ये सब नहीं मिलेगा। पर आंटी, हमारे घर में उसे ये सब मिल सकता है, सिजुई ने कहा। सिजुई, लानवांग जी ने कहा, वो शायद हमारे घर में कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, उसे अपने घर ही जाना चाहिए। मिस्टर लान, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, उक्सिया ने जल्दी से कहा। फिर अपनी माँ की तरफ देखकर वो चुप हो गया। वेनचिंग ने एक गहरी सांस ली, फिर अपने बेटे से पूछा, तुम सिजुई के साथ मारपीट तो नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं, वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, उक्सिया ने कहा। और मिस्टर लान, वेनचिंग ने पूछा। उनसे भी मैं रेस्पेक्टफुली बात करूँगा, मैं उनको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, उक्सिया ने कहा। पर वेनचिंग, लानवांग जी हेल्पलेस होकर बोलता है। वेनचिंग बाहर जाने लगी तो लानवांग जी ने भी उसे फॉलो किया। वेनचिंग, तुम समझने की कोशिश करो, लानवांग जी ने कहा। तुम्हारा बेटा नादान है और मैं, क्या तुम भी नादान हो? वेनचिंग ने पूछा। 17 साल हो गए हैं तुम्हारे हस्बैंड को मरे हुए, इतने सालों में कभी किसी ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं की? क्या तुम किसी के करीब जा पाए हो? पर उसका चेहरा वोइंग के जैसा है, लानवांग जी ने कहा, और वो मेरे घर में रहने वाला है। तुम उक्सिया के चेहरे से प्यार करते थे? वेनचिंग ने पूछा। नहीं, मैं उससे प्यार करता था, पर यह बहुत रिस्की है, मैं बहक गया तो? वो बस 16 साल का है, लानवांग जी ने कहा। तुम नहीं बहकोगे, तुम लानवांग जी हो, तुम्हें बस अपने वाले उक्सिया से ही प्यार हो सकता है, वेनचिंग ने कहा। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी अच्छा लगा है। आप लोग प्लीज़ बताना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।